नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके अंतर्गत अब तक की कक्षाओं में हम आदिकाल को 4 प्रकरणों में और भक्तिकाल को 6 प्रकरण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। रीतिकाल को शुक्ल जी ने 3 प्रकरणों में विभक्त किया है, जिसमें प्रथम प्रकरण में परिचय दिया है रीतिकाल का। उसके अंतर्गत रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं, उनके बारे में परिचय दिया है, वो हम पढ़ चुके हैं। कल की कक्षा में दूसरा जो प्रकरण है उसमें दिए हैं रीतिकाल के कवि, और उसी के अंतर्गत आज बिहारी लाल को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी यदि आप हैं तो बिहारी के दोहों से भली भांति आप परिचित होंगे। श्रृंगार रस का इन्होंने वर्णन किया। प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी सतसई। बहुत सारे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए जो अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर चले। बहुत सारे प्रबंध काव्यों सहित बहुत सारे अन्य काव्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की, लेकिन बिहारी ने कभी किसी प्रबंध काव्य की रचना भी नहीं की और बहुत ज्यादा काव्य भी नहीं लिखे। एकमात्र पुस्तक है इनकी बिहारी सतसई। इन्होंने 700 दोहे लिखे, उनका संकलन करके एक पुस्तक तैयार हुई बिहारी सतसई, और जो इनकी हिंदी साहित्य में अमर कीर्ति का माध्यम बनी। एक पुस्तक, वह भी कोई प्रबंध काव्य नहीं, मात्र 700 दोहे, और उनके आधार पर ऐसी प्रसिद्धि कि जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। ये अपने आप में एक विलक्षण बात है। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी बिहारी के विषय में हम जानते हैं। हालांकि इनकी अन्योक्तियां, अतिशयोक्तियां और श्रृंगार में कभी कभी वर्णन अश्लीलता तक भी की हद को भी पहुंच गया या पार कर गया है हद को, लेकिन फिर भी इन्होंने नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं और उपदेशात्मक दोहे भी लिखे हैं। शुक्ल जी कहते हैं ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुबा गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहते थे कि राजकाज को देखने के लिए महलों से बाहर ही ना निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली सो ही बंध्यो आगे कौन हवाल। तो एक प्रकार से ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। इसके माध्यम से बिहारी ने एक यह संदेश दिया है कि अली कली सो ही बंधु, हे भौरा, अभी तो इस कली में कोई रस भी नहीं है, खिली भी नहीं है पूर्णता, इसी से तू इतना आकृष्ट है, तो जब फूल बन जाएगी तब तेरा क्या होगा। अर्थात हे राजा, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है, बहुत कम की ये एक तरीके से बालिका ही है। यदि इससे इतना अतिरिक्त राग है तो जब ये पूर्ण यौवन को प्राप्त होगी तो किस तरीके से, जिस तरीके से अब तुमने राजकाज को विस्मृत कर दिया है, तो फिर तो तुम्हारा क्या ही होगा। राजा जयसिंह इस बात को समझ जाते हैं। ये 1-2 विशिष्ट उदाहरण हैं इनके अन्योक्ति अलंकार के। एक, जब शिवाजी पर आक्रमण के लिए जयसिंह जाते हैं तब भी उनको इसी तरीके से वो संबोधित करके बिहारी एक दोहा लिखते हैं। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक यदि आपने मेरे साथ पढ़ी होगी तो मैंने आपको ये दोनों दोहे उसमें बोलकर सुनाए होंगे। इस पुस्तक में एक ही दोहा है, दूसरा नहीं दिया हुआ, वह भी मैं बता देती हूँ। स्वार्थ सुकृत समृथा, देख विहंग विचार, बाजी पर आने पानी पर तू पक्षिन्ना मार। इस प्रकार दोहा लिखकर भेजते हैं जयसिंह के पास बिहारी। तो कम शब्दों में, यानी कि एक दोहे में बहुत कुछ समाविष्ट करने की शक्ति थी। कल्पना की समाहार शक्ति जिसे हम कहते हैं ना, कल्पना की समाहार शक्ति से ये युक्त थे। इसीलिए इनके प्रत्येक दोहे ने बहुत ही ख्याति प्राप्त करी। कहते हैं इस पर, आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि देखिए कवि और कल्पना का एक बहुत निकटतम
संबंध है। जो देखा जा रहा है वो तो सभी लोग देख के वर्णन कर देते हैं, उसका भी अच्छा वर्णन कर देता है एक अच्छा कवि होता है, लेकिन बहुत अच्छा कवि, उत्कृष्ट कवि वो है जो उसमें अपनी कल्पना शक्ति को मिलाकर एक ऐसा वर्णन करे जो अन्य कवि ना कर सके, और बिहारी में ये विशेषता थी। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गई हैं। प्रसिद्धि का आधार देखिए, एक एक दोहा क्या है, हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। इन टीकाओं में 4-5 बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, कवित्व लिखे गए, यानी इसके दोहों को कवित्व में रूपांतरित किसने कर दिया, कृष्ण कवि ने। हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका और सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। अब लल्लू लाल जी की जो लाल चंद्रिका है ना, ये पूछी हुई है, इसको आप लिख लीजिए। लल्लू लाल जी ने आधुनिक काल के अंतर्गत सदल मिश्र, और जहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज को हम पढ़ेंगे, या हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक में मैंने आपको पढ़ाया है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल, सदल मिश्र, ये सब चीजें मैंने आपको जब वहां पे पढ़ाई हैं तब भी इनकी लाल चंद्रिका का जिक्र आया था। और ये लाल चंद्रिका क्या है, बिहारी सतसई की टीका है। अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि अगर आप शुक्ल की पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स पढ़िए। अब आप लोग नोट्स की बात करते हैं, कोचिंग संस्थान है, गाइड और पता नहीं क्या क्या आपको याद आने लग जाता है, इसीलिए आप इन सब में ना उलझे। अगर आप कोचिंग संस्थान आपने ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रमाणिक विषय सामग्री आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता होनी चाहिए। नोट्स के फॉर्म में 2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें 30-35 वीडियो में कंप्लीट कर दी है। वीडियो भी बहुत लंबे नहीं है, शुक्ल की इस बुक की तरह लंबे नहीं है, छोटी छोटी सी 2 पुस्तकें 35 वीडियोस के अंतर्गत पूरी आपको पढ़ाकर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। अभी तक नहीं पढ़ी है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़िए। जैसे कि हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, उसमें से आप पढ़ लीजिए, फिर रीतिकाल आप शुक्ल में से पढ़ें, आदिकाल वहां से शुरू करें और इसमें से पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हिंदी साहित्य के लिए फिर आपको किसी से गाइडेंस की जरूरत ही नहीं रहेगी यदि इन 2 पुस्तकों को आप मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो। बाकी जिन विद्यार्थियों ने पढ़ी हैं वो भी उनसे, मतलब अब आप तो देखिए क्या है कि हमारी क्लास नहीं है उस तरीके की कि आप उनसे पूछ सकें, ठीक है, लेकिन जो भी पुराने जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल से, यदि आपकी जानकारी में हो या आप ही के मित्र यदि पूर्व में जुड़े हुए हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं बार बार ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ विद्यार्थी प्रतिदिन चैनल से नए जुड़ रहे हैं। हो सकता है आप मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और रीतिकाल आप देख रहे हो और ये वीडियो अचानक से आपके रिकमेंडेशन में आ जाए और देख रहे, तो मैं कहना चाहूंगी कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप अपने जरूर चेक कीजिएगा। आपका सिलेबस, आप चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, किसी भी राज्य से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करो, तो भी अपना सिलेबस उठाइए, उसमें कौन से निबंध, नाटक, कहानी जो भी लिखे हुए हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से चेक कर लीजिए। जो नहीं है उसे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास एक टॉपिक ऐसा है जिसे आप टीजीटी से लेके भले मुख्य परीक्षा तक आपको ये पढ़ना, समझना और याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो प्रमाणिक सामग्री हो सकती है वो मैं आपके समक्ष पहले उपस्थित करूंगी, उसके आधार पर बाद में नोट्स में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। क्योंकि जो नोट्स हैं, जो गाइड हैं, वो आप सब लोग बहुत सारे खरीद लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। प्रमाणिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेट परीक्षा पास करनी है तो शुक्ल को पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलियां, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर वो अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। देखिए, भारतेंदु कालीन जो कवि हैं उन्होंने भी अपना समय दिया है किसको, जैसे कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार में इनके दोहों के भावों को पल्लवित किया। किससे लग गई बेटू, गिर गए? चलो ठीक है ना बेटू, नहीं कुछ नहीं करना है, खेली खेली कर लो दीदी के साथ, ठीक है। ये छोटे छोटे ठीक है। तो भारतेंदु काल में आगे देखते हैं। पंडित परमानंद दास ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। तो क्या किया है अंबिका दत्त व्यास ने, तो रोला छंद में लिखा है इन दोहों को,
ठीक है, दोहों से परिवर्तित कर दिया इसके भावों को रोला छंद में। और पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से इन दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। तो ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे पास पेन नहीं है, वरना मैं इसे हाईलाइट करने की जगह पेन से कर लेती। लेके बैठती भी हूँ तो गुड़िया लेके भागी जाती है, इसलिए मैं लेके ही नहीं बैठती क्योंकि उस पेन के चक्कर में फिर वो मेरे टेबल के आसपास यहीं घूमती रहती है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टिका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मग और ब्रिज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। तो इसकी प्रसिद्धि को देखिए। आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, इन्होंने उद्धव शतक भी लिखा है ना, तो उन्होंने ही इसकी बहुत अच्छा सा इसकी एक टीका निकाली है। तो अभी तो हम लोग बिहारी सस्से यदि आपने पढ़ ली हो तो उस टीका को भी आप अवश्य पढ़ सकते हैं, या अपनी लाइब्रेरी में, अपने पुस्तकालय में ऐसे ग्रंथों को स्थान आपको अवश्य ही देना चाहिए। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, बिहारी ने सस्से के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र में इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, अपितु गुण के हिसाब से होता है। परिमाण यानी मात्रा के हिसाब से नहीं होता कि उसने कितनी पुस्तकें लिख दी, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वे बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिससे कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। आगे जो लाइनें पढ़ने वाली हूं मैं, शुक्ल जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि पंक्तियों वाले प्रश्न कहाँ से पूछते हैं मैम, आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी कैसे करें। ऐसे करिए उनकी तैयारी के इस पे लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। शुक्ल जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, आगे भी पूछी जा सकती है। अब मुक्तक में और प्रबंध में क्या अंतर है। जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रबंध काव्य है, वो भी तो उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। उसी प्रकार बिहारी सस्से क्या है, मुक्तकों का दोहा है, मुक्तक दोहों का एक ग्रंथ है, जो कि जिसमें अलग अलग तत्वों को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर दोहे रखे गए हैं। तो अब इन दोनों में दोनों की ही कीर्ति अक्षय है। अब ऐसा क्यों है, इस संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि थोड़ा सा एक लाइन ऊपर से देखेंगे। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इसमें तो अर्थात मुक्तक में तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये लाइन मुख्य परीक्षा में दी जा सकती है आपको कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये उदाहरण आप उसमें लिख सकते हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस और बिहारी की सस्से को लेकर। इसी से यह सभाओं के लिए, सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अब आप पूरा रामचरितमानस किसी सभा में, जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल दरबारी संस्कृति का काल है, ठीक है, दरबारी कवि हुए, उन्होंने अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक रचनाएं लिखी। तो अब क्या, अब रामचरितमानस को समझने वाले, उसके जिस तरीके की रीतिकाल में परिस्थितियां हैं, जैसे भक्ति काल की परिस्थितियां अलग थी तो वहाँ भक्ति साहित्य का विकास हुआ, रीतिकाल की परिस्थितियां अलग हैं तो रीति काव्य का या श्रृंगारिक काव्य का विकास हुआ, ठीक है। अब आप पूरा प्रबंध काव्य किसी सभा में नहीं सुना सकते, लेकिन उसके लिए आपको परिस्थिति बतानी होगी, घटना बतानी होगी कि हम किस प्रसंग में, किस घटना के संदर्भ में। लेकिन मुक्तक तो आप कभी भी सुना सकते हो ना। सुंदर सी रचना, सुंदर सा कोई दोहा आपको याद आया और आपने सुना दिया, तो वो एक अलग ही प्रभाव है। कैसा है, ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, ठीक है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत बगीचा है, विस्तृत वनस्थली है, वन है, तो मुक्तक क्या है, चुना हुआ गुलदस्ता। यानी कि प्रबंध काव्य में जैसे कि बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं ना,
लेकिन गुलदस्ता बनाने के लिए उसमें से हम सर्वश्रेष्ठ फूलों का चयन करते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो उसी प्रकार प्रबंध काव्य में बहुत सारी विषय वस्तु, बहुत सारे व्यापार, योजना, कार्य, बहुत कुछ होता है, लेकिन मुक्तक में सीधे सीधे से कुछ अच्छे अच्छे दोहे संग्रहित कर लिए जाते हैं। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने लिया जाता है कि सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। दोनों में अंतर है ये प्रबंध काव्य में और मुक्तक काव्य में। शुक्ल के अनुसार आप लिख सकते हैं इसे। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तु और व्यापारों का एक छोटा सा स्तव कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी वह मुक्तक रचना करने में सफल होगा। कल्पना की समाहार शक्ति चाहिए और किसकी भाषा में भी ये चाहिए कि वो सब जो कुछ वो कहना चाह रहा है वो अपनी भाषा में उसी भाव के साथ स्पष्ट कर दे। ये भाषा में होना चाहिए और कल्पना में उसकी सबसे अच्छी कल्पना वो कर सके। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, यानी विद्यमान थी, है ना। विद्यमान, वर्तमान का मतलब विद्यमान, वर्तमान का मतलब तो आज होता है, लेकिन यहाँ पर विद्यमान है। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना भर सके हैं, इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के द्योहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधें शकल शरीर। कहीं कहीं ये भी लगा होता है, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये दोनों ही हैं, लेकिन ये शुक्ल का प्रमाणिक मानेंगे। देखत में छोटे लगे बेधें शकल शरीर, ठीक है। नावक के तीर समझते हैं, ये नाविक नाव चलाने वाला नाविक नहीं, नावक माने होता है शिकारी, होता है ना शिकारी जो शिकार करता है पक्षियों का, वो छोटी सी सुई के समान उस पे वो होता है, जिससे वो बटेर या तीतर पे, है ना, तो निशाना लगाता है अपने। एक ही छोटे से उसके सुई के से पूरा शरीर उसका घायल हो जाता है, फिर वो उड़ ही नहीं पाता। तो वो है ये बधिक जिसे कहते हैं ना। ऐसे वो हिरण पे भी एक छोटी सी सुई से मंत्रमुग्ध हो जाता है ना हिरण, जब राग सुनने में छोटी सी सुई के समान वो चला देता है और पता ही नहीं चलता कैसे उसके संपूर्ण शरीर घायल हो गया, वो गिर जाता है वहीं पे अचेत होकर। उसी प्रकार बिहारी के दोहों को सुनकर भी आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता, उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता छलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्ति देखिए। अब उनके दोहों के उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। बच्चों क्या बात है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये दोहा। बरसत लालच लाल की, बरसत लालच लाल की, मुरलीधर लुकाए, सोह करे बोहन हसे, देन कहे नटी जाए। नासा मोरी ना नचाई दृग, करी काका की सोह, कांटे सी कसके ही गड़ी कटीली बोह। ऐसी कटीली बोह है उसकी। ललन चलन सुनी पलन में, अंसुआ झलके आए, भई लखाए न सखिन हूँ, झूठे ही जमुहाय। झूठे जमाई ले रही है। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारिता, विरहता, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप में पहुंच गई है। जैसे कि इन दोहों में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, सरल इतिहास पढ़ाते समय भी समझाया था कि इनकी जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया, कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन कर दिया है जो वस्तुतः हमें सही नहीं लगता, यानी कि हमारे साथ वो संभव नहीं है हमारी परिस्थितियों में। जैसे कि पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य रहे, आनंद ओप उजास। अवनी अवनी अवनी, शोर नहीं मचाओ बिल्कुल भी। तो वो कहते हैं कि जो नायिका है उसके घर के आसपास मतलब पता ही नहीं चलता कि पूनम कब है, क्योंकि उसके जो चेहरे का जो प्रकाश है ना, आनंद ओप उजास, उसका आनंद है जो चेहरा है, उसके प्रकाश से चारों ओर हमेशा चंद्रिका के समान उजाला खिला रहता है। इसलिए बिना पत्री देखे तो आप पता ही नहीं चला सकते तिथियों। हाँ
यहाँ पे लग गई है, दीदी से फू करा लो, जा फू करा लो, जा दीदी से फू करवाया, चोट लग गई बाबू के, जा फू करवाया दीदी से। तो इस प्रकार वो पता नहीं चल पाता है। तो ये एक तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया, क्योंकि सामान्य जीवन में यह संभव नहीं है। छाले छाले परिवेक के डरन सके ना हाथ छुबाए, झिझकती ही गुलाब के झवा झजावती पाए। छाले पड़ने के डर से उसको कोई छू भी नहीं सकता, इतनी नाजुक है नायिका। अब ये कहाँ मतलब, चलिए ठीक है आगे बताते हैं। इत आवती चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। अब विरह में ऐसी उसकी जो स्थिति हो गई है कि इधर आती है ना तो उधर दूर दूर तक भागी दौड़ी चली जाती है, एक सांस लेती है तो हिंडोरी सी झूली, जैसे हिंडोरा झूला खाता है वैसे ही वो अपनी जैसी सांस लेती है ना, तो उसमें इतनी ताकत नहीं रही है कि सांस ले पाए। जैसी सांस लेने की कोशिश करती है इतनी कमजोर हो गई है कि 4-5 हाथ आगे चली जाती है, फिर 4-5 हाथ पीछे झूले की तरह झूलती रहती है ना। आगे पढ़ते। सिरे जतनन शिशिर ऋतु सही विरहनी तन ताप, बसिवे को ग्रीष्म दिनन परियो परोसिनी पाप। सिरे जतनन शिशिर ऋतु सही विरहनी तन ताप, बसवे को ग्रीष्म दिनन परियो परसोनी पाप। शिशिर ऋतु भी उसकी विरह की आगनी से सर्दी की ऋतु भी मतलब क्या बताएं ग्रीष्म ऋतु में बदल गई है। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, सहसा कई कई नेह बस सखी सब ढिंग जात। आड़े द्वे आले बसन जाड़े हूँ की रात, साहस के नेह बस सखी सब ढिंग जात। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थानों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उससे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ 1-2 उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। डिठी परोसनी ये हवे गहे जो गहे सयान, सब संदेशे कही कहो मुस्कान में मुस्कुराहट में मान। नए विरह बढ़ती वृथा खरी बिकल जिये बाल, बिलखी देख परोसनियो हंसी हंसी रही काल। इन उदाहरण से स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी की जो लिखी हुई पहेलियां उनमें कई प्रकार की पहेली बुझाने का साहस नहीं होता किसी में। अब इसलिए बिहारी का ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उस समय नायिका भेद से संबंधित जोर शोर से प्रकरण चल रहे थे, तो लोग उससे जान रहे थे जो अन्य साहित्यकार थे। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े और उनके कारण कहीं बद्धापन नहीं आया, असंगति और विरोधाभास की मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियां उतनी अनूठी हैं और दोनों ही ये वाला दोहा और अलग अलग स्तर पर टीजीटी पीजीटी क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती क्या नेट परीक्षा टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। असंगति अलंकार का उदाहरण तो पूछा गया है, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न में भी मैंने इसको आपको करवाया था। दोबारा कहना चाहूंगी जो विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास सहित बहुत कुछ अलग अलग से प्रकाशन वर्ष वाले रचनाओं वाले आपके प्रश्न हों, स्थापना तर्क वाले प्रश्न हों, गद्यांश कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। बस आप नए हैं, आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, बस इतने ही आप अपनी सफलता से दूर हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब असंगति अलंकार का उदाहरण देखते हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, झुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह री। दृग उर्जत आंख मिलती हैं, टूटत कुटुंब, कुटुंब टूट जाते हैं। अगर जब प्रेम होता है 2 लोगों में और उनके परिवार फिर टूटते ही हैं, क्योंकि प्रेम विवाह इतने प्रचलित नहीं थे उस समय में, वर्तमान में एक अलग बात है। झुरत चतुर्चित प्रीत, जो चतुर व्यक्ति उनकी क्या होता है, चतुर जो लोग होते हैं, अच्छे स्वस्थ जो लोग होते हैं, उनकी प्रीति जुड़ती है। परत गांठ दुर्जन ही है। अब आंखें मिल रही हैं, कुटुंब टूट रहे हैं, ठीक है। तो असंगति अलंकार हो गया। जुरत चतुर्चित प्रीत, और जिनके चित्त में जब प्रीति जुड़ रही है तो परत गांठ दुर्जन ही है, तो दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ रही है, बुरा लग रहा है उसको। दई नई यह रीत, तो ये नई रीति हो गई संसार में। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद और कविताओं का जो रस है, एक तो संगीत का जो रस है और एक कविताओं का जो रस है, उसमें सरस राग रति रति श्रृंगार का जो है
रंग है, राग रंग है, सरस राग जो रंग है, श्रृंगार का भी एक है, रति यानी श्रृंगारिक वो। तो इनमें जो डूबता है वो तिर जाता है, वो जो इसमें जितनी गहराई से डूबता है वो उतना ही उज्जवल होके निकलता है। एक और भी दोहा इसी अर्थ को प्रस्तुत करता हुआ, तो वो जो डूबता है वही तिरता है इसमें, और जो सब अंगों के साथ डूबता है वो उतने ही अधिक उभरता है। तो ये विरोधाभास है, जो डूबेगा वो उभरेगा कैसे, लेकिन इसमें होता है ये जो है संगीत का रस है, कविताओं का रस है ना, काव्य पाठ हो रहा हो कहीं, और राग है ना, अपना जो श्रृंगारिक क्रियाएं, तो इनमें जो डूबता है वही तरता है। तो दोनों असंगति और विरोधाभास अलंकार के उदाहरण है, सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे से आए हैं। इस दोहे के रूपक में व्यंग है, करे चाह सो चुटकी के खरे उड़हे मैन, लाज नवाए तरफरत करत खुंदसी नैन। करे चाह जो चुटकी कई खरे उड़हे मैन, लाज नवाए तरफरत करव खुदसी। बच्चों शोर नहीं करो। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्मस्पर्शी है कि कुछ दोहे श्रद्धालुओं के मुंहों से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह, वा जमुना के तीर। ठीक है, तो बिहारी के दोहे देखिए प्रचलित थे, जन सामान्य में याद रहने वाले दोहे थे। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी हैं। सूक्तियों में वर्णन विचित्र और शब्द वैचित्र्य भी प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक ही की एक गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र्य के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देहे, तौ प्रकाश करती तो भरियत तो स्नेहे। यद्यपि सुंदर है, सुगढ़ ने बहुत अच्छा दीपक है, लेकिन वो उतना ही प्रकाश देगा जिसमें आप उसमें तेल डालोगे। तो ठीक है, आप कितने भी सुंदर हो, सुगढ़ आपकी है, लेकिन जितना प्रेम दोगे ना, वो व्यक्ति उतना ही निखर के सामने आएगा, उतना ही जितने उसमें गुण होंगे, जितना आप प्रेम दोगे उतना ही वो आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा, उतना ही वो रोशनी देगा, उतना ही लौट के आपको प्रेम करेगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराए नर वाप यह पाए बोराए। तो आप जानते हैं यमक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो बचपन से ही हम रटते आए हैं। तो पर वारु उर्वशी सुन श्राद्धि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, है ना। तो परवार उर्वशी सुन हे राधिका, तुझ पर मैं इंद्रलोक की जो अप्सरा उर्वशी उसको भी वार दूं। तू मोहन के उर्वशी, और अलग कर दिया, हृदय बसिया ने बस रही है उर्वशी समान। और तुम कैसी हो, उर्वशी के समान हो। सर्वाधिक सुंदर मानी जाती थी उर्वशी, रंभा, मेनका, ये सब, तो तुम उन्हीं के समान हो। बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। जैसा कि पहले ही पूर्व में कि ये संस्कृत के ग्रंथों से बहुत कुछ इन्होंने ग्रहण किया है। रीतिकाल के कवियों ने इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किसी प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया। तो इनकी इच्छा है कि उन्होंने स्वतंत्र रचना करी है, भले वहां से शब्द लिए लेकिन भाव अपने रखे हैं और भी अधिक सुंदर बना दिया है। तो कोई उसके बेकार तो किया नहीं है, अच्छा ही किया है, इसलिए चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बिहारी की, हाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। टीजीटी पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए तो बीएड ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बीएड कर रखा है वो हिंदी टीजीटी का फॉर्म ज़रूर भर दें। टीजीटी में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। आपके आसपास भी कोई तैयारी कर रहा हो, कोई स्टूडेंट हो जिसने बीएड कर रखा हो, तो वैसे आजकल मोबाइल से सबको पता चल जाता है, पर आप उनको अवश्य बताएं और चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आप लोग जिस तरीके से मेरी सहायता कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को, जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस को लाइक कर रहा है, मेरे वीडियोस को अपने परिचितों में, अपने मित्रों में शेयर कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हार्दिक धन्यवाद मैं दूंगी। देखिए मुझे तो नहीं पता चलता है कि आप में से कौन स्टूडेंट केवल 1 मिनट का वीडियो 2 मिनट देख के वीडियो को बंद कर रहा है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, अब अगर आप शेयर कर रहे हैं, अपनी फेसबुक पेज से मेरा वीडियो शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप से मेरा वीडियो शेयर करते हैं, किसी भी प्रकार आप यदि मेरा वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर ना भी करते हैं,
हिंदी के विद्यार्थियों को यदि आप मेरे चैनल के बारे में बता रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक जो नए विद्यार्थी हैं, यदि तैयारी करना चाहते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, देखिए आप जानते हैं कि चैनल पे किसी प्रकार की फीस मैं नहीं लेती हूँ, और तो उसी प्रकार आप अपने मित्रों को जोड़ें, ठीक है, अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ें। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। तो शुक्ल ने बिहारी की विशेषता क्या है कि भाषा चलती होने पर भी कैसी है, साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है, रूप व्यवहार निश्चित प्रणाली पर है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। कल की कक्षा में हमने इसको डिस्कस किया था। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया और कहीं कहीं गणित शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर, ककई ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण भी कहते हैं। अच्छ साफ करने के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जैसी आदि द्वारा बराबर विवृत हुआ है। सोनजाई स्वर्ण जाति से निकला है, जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान, पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता से बड़ा भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो इसमें बिहारी बेचारे का क्या दोष, यानी बेचारे बिहारी का दोष नहीं है कि आपको शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, ये तो बल्कि आपकी क्या कहें शब्द शक्ति कम है कि आपको वो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। बिहारी ने यद्यपि अपने लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सत्सई ही नहीं लिखी, पर नक्षिक, नायिका भेंट, षड ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों के इस प्रकार के साहित्यिक क्रम में रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है कि दोहे बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीति काल के फुटकल कवियों में ना रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। जैसा कि मैंने कहा था कि नवोदय के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर इस तरीके, बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर डायरेक्ट आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपने उस पैराग्राफ को या उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझा, यदि आपको पता है कि रीतिकाल में किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जा रहे थे और क्यों आचार्य शुक्ल ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 धाराओं के अंतर्गत इन कवियों को विभाजित किया, कौन सी धारा में कौन से कवि को रखा और रखा तो उसका कारण क्या था, ये सब अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दे देंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये तो हो जाएगा अपना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सीधा सीधा इन्होंने लिखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नोट्स के फॉर्म में बात करते हैं। 3 तरीके के कवि माने हैं शुक्ल ने, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध वो कवि आचार्य हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, नायिका भेद लिखा, नक्षिक वर्णन किया नायिका का, ये सब लक्षण ग्रंथों में आता है। नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, षड ऋतु वर्णन, ये सब लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। उसी में लक्षण, फिर उसका उदाहरण दोहे में प्रस्तुत करना, इस तरीके से ग्रंथों की रचना करी। इन्हें हम आचार्य का वो रीतिबद्ध कवि थे। जैसे शुरू में हम पढ़े आए भिखारी दास हैं, है ना, चिंतामणि हैं, तो जसवंत का भाषा भूषण, तो ये रीतिबद्ध थे। रीति को ध्यान में रखकर जो उस समय परंपरा चल रही थी, जो रीति चल रही थी, जिस प्रकार का काव्य रचना करने की रीति चल रही थी, प्रथा चल रही थी, उसके अनुरूप उन्होंने रचना करी। तो वो कौन से हो गए, रीतिबद्ध कवि। अब एक रीति मुक्त और कवि हुए, वो कौन से थे, जिन्होंने अपने समय की रीति का परिपालन नहीं किया बल्कि अलग तरीके के दोहे लिखे, जैसे कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी रीति मुक्त। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ, कोई उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखे बल्कि पदों में रचना करी, अपने मन में आया उसमें कवित्व सवैयों में। घनानंद के कवित्व कितने प्रसिद्ध हैं, शुक्ल ने उन्हें
प्रेम की पीर का कवि कहा है, तो उन्होंने अपने मस्ती होकर रचना करी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि क्या के लक्षण ग्रंथ, वो कवि थे मूलतः। उन्होंने आचार्य बनने की कोशिश नहीं करी कि लक्षण दिए, उदाहरण दिए, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अब बात करेंगे रीति सिद्ध में, तो रीति सिद्ध बिहारी को माना है उन्होंने। क्यों? क्योंकि बिहारी ने लक्षण और उदाहरण देकर लक्षण ग्रंथ नायिका भेद या लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने जो दोहे लिखे उनमें उन विशेषताओं का समावेश था जो लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि नक्षिक वर्णन भी है, नायिका भेद भी उनके दोहों में मिलेगा, षड ऋतु वर्णन भी मिलेगा। वो सारी चीजें उनके उस काव्य में अपने आप आ गई, इसीलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। और दोहे बनाते समय उन्होंने लक्षण ग्रंथ अलग से नहीं लिखा, लेकिन लक्षण पर ध्यान अवश्य था। शुक्ल जी कहते हैं दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से भी समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटी देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में अपने कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का यह अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो एक एक दोहे पर भी संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विकार करें तो देव और पद्माकर के कवित सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं पड़ता। अब ये समीक्षा कर दी है, पहले खूब सारी अच्छी अच्छी बातें बिहारी के बारे में लिख दी, फिर स्पष्ट कर दिया कि एकमात्र एक दोहा लिखा, दूसरे दोहे में विषय वस्तु पलट गई। तो जो लोग थोड़ी देर के लिए आनंद मग्न होना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो चाहते हैं ऐसा काव्य पढ़ना कि आपका रोम रोम आनंद में डूब जाए, आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं, तो फिर बिहारी में आपको मजा नहीं आएगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा देव या पद्माकर। मैं पुराने पेपर हल कराते समय भी आपसे इस पर बात कर चुकी हूँ कि ये बाद में इस पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं कि देव बड़े या बिहारी। और मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ नवरत्न के द्वारा इस आलोचना को हिंदी जगत में प्रतिस्थापित किया, इस विवाद को जन्म दिया कि देव बड़े या बिहारी। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारीय पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। उसमें क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि कहाँ पे अटक गई है? नायिका के शरीर पर अटक गई है कविता। उसके अंतर्मन के भावों का वहाँ वर्णन ही नहीं है। किस पे? बाही अगर बात करें, सूरदास तुलसीदास के प्रसंग में मैंने रत्नावली वाला बताया था ना कि नाथ ये हाड़ मास में चर्म मेरी हाड़ मास युक्त चर्म है, ये रत्नावली कहती है तुलसीदास को। तो बस किस पे अटक के रह गई? क्या है स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर? केवल एक हाड़ मांस का क्या है, एक लोथड़ा ही, तो उससे ज्यादा क्या? उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी चमड़े की, बस। अगर काट दो तो क्या निकलेगा? हाड़ मांस खून, और क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है चमड़ा। तो तुम चमड़ी के वर्णन में रह गए। हालांकि वर्णन बहुत अच्छा किया है आपने, मान रहे हैं हम, लेकिन स्थायी प्रभाव आनंद नहीं आता, भोग में आनंद है ही नहीं। और जब आप घनानंद को पढ़ते हैं तो सुजान के विरह को लेकर उन्होंने जो उक्तियां कही है ना, आप डूब जाओगे घनानंद को अगर ढंग से उसकी किताब लेके बैठ गए 8-10 पन्ने। और अगर आप उन्हें अपने जीवन में उस फेज से गुजरे हो, आपने किसी के विरह को अनुभव किया है, आपने कभी प्रेम में चोट खाई है, तो घनानंद से आपको प्रेम हो जाएगा। मुझे पता नहीं है कि वो व्यक्ति से आपको कितना प्रेम होगा, लेकिन घनानंद से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वाह वर्णन ठीक है, उसकी सुंदरता का वर्णन है, सुंदर है कोई चीज़ तो उसको सुंदर कहना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी सुजान के मन तक पहुँचे हैं घनानंद, है ना। तो वो जो दुख है, तो फिर है ना। अब यहाँ पे देव और पद्माकर है, लेकिन मैं घनानंद की बात कर रही हूँ। जब प्रेम की पीड़ा की बात होगी तो घनानंद की चर्चा होगी। देव और पद्माकर को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, इनके घनानंद को पढ़ा है इसलिए जानती हूँ, देव पद्माकर को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है। शुक्ल जी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ही कह रहे होंगे, आगे हम इनको पढ़ेंगे तब विस्तार से जाएंगे। मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं वही आप वो चीज़ बस आप समझ जाइए। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षा को तो हम पास कर ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी इसमें बात है नहीं। अगर निश्चित तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली कर लेंगे, लेकिन अच्छा इंसान
बनने का, साहित्य से आप जुड़े तो बेहतर बनने का प्रयास करिए, है ना। किसी के मन को जीतने का प्रयास करिए। पास से गुजरती हुई लड़कियां आपको माल और आइटम नहीं लगनी चाहिए, बल्कि आपको यदि किसी से प्रेम है, अच्छी बात है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसको मान सम्मान दीजिए, मन को समझने की कोशिश करिएगा उसके को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है, तो बस नीचे ही रह जाती है। उदाहरण मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, दोबारा बोल देती हूँ। वैसे छोटी वाली बुक पढ़ाते समय, सरल इतिहास समय मैंने आपको बताया था, झीने पट में झलमली झलकत ओप अपार, सर तर के मध्य सिंधु में रस सपल्लव डार, है ना। नायिका के झीने, पारदर्शी नेट की साड़ी पहनी हुई नायिका का वर्णन कर दिया। आप वर्तमान में तो नेट की साड़ियाँ चलती हैं, तो आप उसी से लगा लीजिएगा। उस समय भी इस तरीके के वस्त्र चलते थे। पांचवें रीतिकालीन कवि जो शुक्ल जिनका वर्णन किया है वो है मंडन। ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। 1716 में राजा मंगल सिंह के दरबार में थे। फुटकल कवि सभी ये सुने जाते हैं। कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। प्राच्य ग्रंथों का प्रयत्न पता चला है। रस रत्नावली, रसविलास, जनक पचीसी, जानकी जो बयान, एन 50। प्रथम दो ग्रंथ रस निरूपण पे हैं, उनके नामों से प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवि सभी बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद, अब ते ते, कवि मुंडन, विश्रुत, जदुपत्ति, ये पद भी इनका मिलता है। जान पड़ता है कि कुछ पद इन्होंने रचे थे। पद इनके मिलते जुलते हैं। सरस कल्पना भावुक कवि हैं। भाषा स्वाभाविक चलती व्यंजनापूर्ण है। कवियों का सा शब्द भंडार नहीं है। सवैया देख लेते हैं। एक, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, घहराए के कारी घटा उन्हें, इतने में गागरी शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़ो ना गयो, कभी मंडन हुए के बिहाल गिरी, चिर जीवी हु नंद को बार अरी, गही बाह गरीब की ठाड़ी करी। गरीब की आहा बाह पकड़कर गिरने ही वाली थी, है ना। शाहरुख खान की पिक्चरों का सीन हो गया ना, कि गिरने ही वाली थी कि नंद के लाल ने आकर क्या किया, मेरी बाह पकड़ ली मुझ गरीब की। आहा, मंडन कवि ने क्या वर्णन किया, है ना। मंडन कर दिया, महिमा मंडन कर दिया इन्होंने प्रसंग को। अब देखते हैं मतीराम के विषय में। कौन मतीराम, इनके बारे में आपने पढ़ा था ना, चिंतामणि और भूषण के भाई मतीराम। ये रीतिकाल के मुख्य कवि में है। चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। तिकवापुर जिला कानपुर 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे। बहुत दिनों तक जीवित रहे। बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच समय में बनाया हुआ जान पड़ता है। याद रखना है, महाराज भाव सिंह के दरबारी थे। ललित ललाम बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। समय है 1716 और 1745। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। याद कर लीजिएगा, मतीराम का छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। लेकिन शंभुनाथ सोलंकी के ये दरबारी नहीं है। दरबारी किसके रहे, भाव सिंह के। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। ललित ललाम, रसराज दोनों ही पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इनके अतिरिक्त इनके दो और ग्रंथ हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सत्सई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सत्सई भी बनाई, जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं। तो इन्होंने भी एक सत्सई लिखी है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि किसने सत्सई की स्थापना नहीं की, बिहारी ने करी है, मतीराम ने करी है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, ना भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वदा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम पाई जाती है। कहीं कहीं पर अनुप्रास के जाल में चकड़ी हुई पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वाले बहुत ही कम में मिलती है। बहुत सौ में नहीं मिलती, बल्कि बहुत ही कम में मिलती है। रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा, दो विशेषताएं मतीराम की। भाषा के समान मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम है, ना उनकी व्यंजक व्यापार और चेष्टा भावों के आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े, जैसे कि बिहारी पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी सी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन वक्रता इन्हें बहुत पसंद न आती। जिस प्रकार शब्द वैचर्य कोई वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी इनका सच्चा कवि हृदय था। यदि इस समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लिखियों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भावनात्मक
भावानुभूतियां दिखाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। रसराज और ललित ललाम मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता आया है। वास्तव में अपने विषय के अनुपम ग्रंथ है। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या, ललित लला में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट है। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाक वैदग्ध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे, उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व और सवैयों की लय के द्वारा संगठित होता है। मतीराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे देखिए। तो बिहारी ठीक है, अच्छा है, पर शुक्ल ने कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी का प्रभाव बहुत देर तक हमारे मन पर नहीं रहता है ना। नाद सौंदर्य उनके उसमें है नहीं। और आपको शुक्ल जी का निबंध मैंने पढ़ाया था, कविता क्या है, आपके सिलेबस में भी है, पढ़ाया भी था आपको पूरा निबंध, उसमें बताया भी था, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न में भी बताया था कि काव्य में नाद सौंदर्य बहुत आवश्यक तत्व है। ठीक है, जैसे गाने में नाद सौंदर्य होता है तो वो गाने हमें याद रहते हैं, बाकी बहुत से गाने रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, धां धूं थोड़ी देर होती है सिर्फ, उसके बाद कभी हमें वो याद नहीं रहते। तो ठीक है, बाद वैदिकता थी, उक्ति वैचित्र था बिहारी में, पर पद्माकर जैसा या मतीराम जैसी जो सरलता है, जो क्या कहे उसको सौंदर्य है का, वो उनमें नहीं था, उनके दोहों में। अब इनका प्रसिद्ध उदाहरण है भाई, पूछा जाता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। वीडियो को लाइक करना भाई आप क्यों भूल जाते हैं भाई, डेली आप इतने सारे यूट्यूब पे, ऐसा तो है नहीं कि मेरे ही आप देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे सब लोग आपसे कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो यार मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस आपके लिए लाती हूँ, आप क्यों चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा लाइन आपसे बोलूँ? तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दो ना। और अब तक यानी कि वीडियो हो गया 45 मिनट का आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छा तो लग रहा है ना। कमेंट पे लाइक मत कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिएगा प्लीज़, और मित्रों तक शेयर करें, थोड़ा सा अपना परिवार बड़ा करें ताकि एक स्पेशल क्लास लगाई जाए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन यदि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए हैं वो पढ़ाई जा सकती है, और चाहते हैं स्पेशल कुछ पढ़ना, तो थोड़े से अपने मित्र मंडली को भी चैनल से जोड़िए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस देखिए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए चैनल समर्पित है, लेकिन यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी परीक्षा में मेरे माध्यम से कुछ मदद मिल सकती है तो मुझे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस साथ बनाए रखें और मित्रों को अधिकाधिक वीडियोस को शेयर कीजिएगा आप। ठीक है, अब इनका उदाहरण देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु घुराई, आखिर में अलसानी चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नरे हुए नैनन त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। बाबा क्या बात है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, मतीराम को इस लाइन से जोड़ लीजिएगा, कैसे जोड़ेंगे पता नहीं पर याद कर लीजिएगा, है ना। राम कुंदन मतीराम, मती कुंदन, कुंदन मती, कुछ भी जोड़ लीजिए। ठीक है, क्यों इन आखन सोनी हंसक हुए मोहन को तन पान पे पीजे, नेक निहारे कलंक लगे यही गाँव बसे कहूँ कीज के जीजे, होत रहे मन में यो मतीराम कहूँ बन जाए बड़ो तप कीजे, है बनमाल हिये लगाए अरु है मुरली अधरा रस पीजे, है ना। बन की माला बन जाइए, कोई यज्ञ करिए, बड़ा सा तप तपस्या कीजिए ताकि उनके हिय से, उनके हृदय से लगे रहो। कोई ऐसा करिए कि आप मुरली बन जाए और उनके अधरों का, कृष्ण कान्हा के होठों का रस पीजिए। देखिए भाव बहुत सुंदर हैं, और जब इतने सुंदर भाव होते हैं ना तो कविता में एक उद्दात की भावना आती है जो उस काव्य को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाती है। केल की रात अघाने नहीं, दिन ही में ललपुनी घात लगाई, प्यास लगी कोई पानी दे जाइयो, भीतर बैठ के बात सुनाई, जेठ पठाई गई दुल्ही हंसहेरी रहे मतीराम बुलाई, कान्हा के बोल पे कान न दीनी, सुगहे की धेरी पे धर आई। दो आनंद सो आंगन माझे बिराजे, अषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उनमें मुंह में हंसी कोई तिया पुन चाप सी बौह चढ़ाई, आंखन ते गिरे आंसुन के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाही, है ना। वो अपनी प्रियतम से बात करते हुए दूसरी स्त्री का ही होता है ना,
वर्णन कर, नाम संग उसके हैं लेकिन नाम किसी और का ले लेते हैं। और ये सुन के जो प्रिया है उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अब जो मजाक किया था ना कान्हा ने, वो हंस के समान उड़ जाता है, क्योंकि वो मजाक में उसे चिढ़ाने के लिए नाम ले रहे थे। उसको नहीं पता होता कि इतना दुख लगेगा नायिका को और वो रो जाएगी, लेकिन उसके आंसू देख के सुहास गए और हंसी तो गई, उड़ी हंस की नाई, हंस की तमाम हंसी उड़ गई उसकी, क्योंकि वो उल्टा पड़ गया पास चिढ़ने के बजाय, उसको दुख हो गया बहुत ज्यादा। सुबन को मेटी दिल्ली देश दलिवे को चूम सुभट समूह निसिवा को उमहती है, कहे मतराम ताही रोकवे को संगर में, काहू के हिम्मत ही में उलहती है। शत्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब, जरब गनीम गरगीन को दहती है, पतिपात सहा की इज्जत उमरावन की, राखी रैया भाव भाव सिंह की रहती है। तो ये भाव सिंह, जैसा कि मैंने कहा कि उनके ये दरबारी थे, तो उनको भी इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा महत्व दिया है। यहाँ पर उनके लिए भी देखिए दोहा दरबारी कवि हैं, तो जैसा कि शुक्ल ने कहा कि अगर उस समय की रीति से मुक्त होकर रचना करते तो बहुत प्रसिद्धि पाते, नहीं कर पाए, रीति का परिपालन किया, दरबारी काव्य का भी परिपालन किया है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत मनोहर इनके दोहे हैं। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे भूषण को, क्योंकि भूषण थोड़ा सा एक अलग रस को लेकर कवि हैं, तो उनको कल की कक्षा में हम करेंगे। और बहुत लंबा वीडियो होने पे वो अपलोड भी नहीं हो पाता जल्दी से, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। और थोड़ा सा आपको इसमें से रीतिकाल का उतना ही वर्णन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है ना, फिर आधुनिक काल की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो उस सबको कल की कक्षा में देखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।